हेलो एवरीवन। आज के दौर में इंग्लिश बोलना और लिखना हर विद्यार्थी के लिए उनके करियर निर्माण में बड़ा महत्व रखता है। तो इसके लिए टेंस आधारित मैं वीडियो की बहुत सारी सीरीज बनाने जा रहा हूं और ये प्रथम वीडियो आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं एक बात आपको दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप ये वीडियो पूरा और सही तरीके से देखते हैं तो मैं दावा करता हूं कि भविष्य में इंग्लिश स्पोकन में और इंग्लिश राइटिंग में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। देखिए, ये टेंस है। टेंस के तीन काइंड है, तीन प्रकार हैं। प्रेजेंट टेंस, 2 नंबर में पास्ट टेंस और 3 नंबर में ये फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब देखिए, वी हैव 3 काइंड ऑफ टेंस। वी नो 3 काइंड ऑफ टेंस। हम लोग टेंस के 3 प्रकार जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिटी क्या है? प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिटी क्या है? तो आप हिंदी वाक्य के अंत में, एक बार फिर से सुनिए इसको, हिंदी वाक्य के अंत में जब है, हो, हूं, है इस वर्ड से समाप्त करें तो आप ये समझें कि ये प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। देखें, जब हिंदी वाक्य का अंत में, ठीक है, जब हिंदी वाक्य के अंत में है हो, हूं हो और है हो, ठीक है, जब हिंदी वाक्य इन शब्दों से अंत करता है, जब हिंदी वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं, है, हो, हूं, तो ये समझ लें कि ये प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। ठीक है, टेंस का दूसरा काइंड है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस की पहचान क्या है? तो जब हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी रहे, जब हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी रहे तो समझ लेना चाहिए कि ये पास्ट टेंस के वाक्य हैं। अब देखें, टेंस के 3rd नंबर काइंड है फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस की आइडेंटिटी क्या है? इसको कैसे पहचान करते हैं कि ये सेंटेंस हिंदी का फ्यूचर टेंस में है? ठीक है, तो जब सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी, जब हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी रहे तो समझ लेना चाहिए कि यह फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं। अब देखिए कि मैंने ये बताया कि टेंस के 3 काइंड हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब सभी टेंस के 4 भेद हैं। ठीक है, तो इन द सेम वे प्रेजेंट टेंस हैज इट्स 4 काइंड। प्रेजेंट टेंस के पास इसके 4 प्रकार हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, दूसरा नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखें कि प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और प्रेजेंट टेंस के भी 4 काइंड हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन 4 काइंड में से सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन कहां होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां होता है। ठीक है, और भिन्न प्रकार की गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं। तो इसको देखिए, बढ़िया से देखिए, समझिए इसको बढ़िया से यदि आप समझ गए तो डेफिनेटली यू विल नेवर मिस्टेक, आप कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट, 4 प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड में से सबसे पहला काइंड है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या है? जब हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती प्लस है, हो, हूं रहे हैं, तो इस प्रकार से जब सेंटेंस हिंदी का समाप्त करता है तो आप समझे इसको कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को इंग्लिश में कैसे फ्रेम करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं,
इसको देखिए, देखें कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों की कैसे पहचान करेंगे वो समझ लिए। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करेंगे, है ना, कि इसमें प्रायः दो प्रकार के हिंदी वाक्य होते हैं, ठीक है। एक तो नॉन वर्बियल सेंटेंस होते हैं और दूसरा वर्बियल सेंटेंस। नॉन वर्बियल से क्या मतलब है कि और वर्ब की परिभाषा आप पहले से जानते हैं कि इंग्लिश का ऐसा वर्ड जिससे किसी काम के होने का बोध होता है तो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। तो देखें ये नॉन वर्बियल सेंटेंस में हमने बहुत सारे सेंटेंस को लिखा है, ये सारे के सारे नॉन वर्बियल सेंटेंस है। यहां पर देखिए तुम दयालु हो, ठीक है। इस वाक्य में किसी भी काम का होना नहीं प्रतीत होता है, इस वाक्य में किसी भी काम का होना नहीं प्रतीत होता है, यह वाक्य नॉन वर्बियल है, ठीक है। तो जब वाक्य नॉन वर्बियल हो, ठीक है, तो जब वाक्य नॉन वर्बियल हो तो उसमें हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माने सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज, आर, हैज, हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। अब यहां देखिए तुम दयालु हो, इसमें वर्ब अब्सेंट है, वर्ब प्रेजेंट नहीं है, तो तुम दयालु हो, तुम क्या है, सब्जेक्ट है, यू, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू एंड आई को जान ले ऑलवेज प्लूरल माना जाता है, यू और आई को ऑलवेज प्लूरल माना जाता है, ठीक है, ठीक है। तो जब प्लूरल माना जाता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर लगाते हैं, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट जब आता है तो उसके साथ हम लोग इज लगाते हैं, इज का मतलब है, ठीक है। और हो का भी इंग्लिश आर ही होता है, आई एम, हूं, ठीक है, और हैज, हैव का भी प्रयोग होता है, देखेंगे इसको आगे, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, तुम दयालु हो, तो तुम सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल है, बहुवचन है, ठीक है, तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यू आर, दयालु का अंग्रेजी क्या होता है, काइंड, यू आर काइंड, क्लियर है। आइए नॉन वर्बियल में हम दूसरे सेंटेंस को यहां लिखे हैं, ठीक है। देखिए उसे एक गाय है या उसके पास एक गाय है, दोनों ही सेंटेंस सिमिलर है, दोनों ही सेंटेंस एक समान है, ठीक है। उसके पास एक गाय है या उसे एक गाय है, ठीक है। तो इस दोनों ही केस में के पास का अंग्रेजी क्या होता है, हैज या है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव लगेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, उसे एक गाय है या उसके पास एक गाय है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, के पास का अंग्रेजी हैज, हैव होता है तो हैज लगेगा, ही हैज ए काउ, फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखिए इसमें एक तीसरे प्रकार का सेंटेंस हो सकता है नॉन वर्बियल सेंटेंस में। नॉन वर्बियल सेंटेंस एक बार फिर से डिफाइन करते हैं, वैसा हिंदी का सेंटेंस वाक्य जिसमें वर्ब अब्सेंट हो, वर्ब उपस्थित नहीं हो, ठीक है। अब देखिए मैं ईमानदार हूं, ठीक है, तो मैं ईमानदार हूं, मैं सब्जेक्ट, इसको इंग्लिश में आई हमने लिखा, मैं ईमानदार हूं। इसमें इस सेंटेंस को पढ़ने से यह पता चलता है कि इसमें वर्ब नहीं है, इसमें इस सेंटेंस से किसी काम के होने का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसमें वर्ब नहीं है। तो मैं ईमानदार हूं, तो आई और आई के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम लगता है, ठीक है। तो हूं का क्या अंग्रेजी होता है, एम, तो आई एम ऑनेस्ट, ठीक है। एक नेक्स्ट प्रकार का है जो नॉन वर्बियल सेंटेंस के ग्रुप में ही आता है, वह लेखक है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है,
ये सेंटेंस है नॉन वर्बियल, क्योंकि इस सेंटेंस में किसी काम का होने का बोध नहीं हो रहा है। ये सेंटेंस भी आपका नॉन वर्बियल है, ठीक है। और इन परिस्थितियों में हम जब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वह की अंग्रेजी क्या होगा? ही चूंकि सिंगुलर है, ही चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम लोग इज लगाते हैं, ठीक है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट डालते हैं, वह लेखक है तो ही इज ए राइटर। तो देखिए ये जो सेंटेंसेस हैं सभी के सभी नॉन वर्बियल सेंटेंस हैं। तो नॉन वर्बियल सेंटेंस की पहचान करना बहुत जरूरी है। पहले सिंपल प्रेजेंट में हम लोग सेंटेंस की पहचान कर लें कि ये सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट का है वर्बियल है या नॉन वर्बियल है। क्योंकि मैं पहले नॉन वर्बियल बता रहा हूं तो इसी को पहले देखिए, ठीक है। तो इससे एक पैटर्न निकलता है, ठीक है। पैटर्न क्या निकलता है कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में नॉन वर्बियल सेंटेंस आपको दिखे या समझ में आए तब उसको किस पैटर्न से बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम या इज या आर, ठीक है, या हैज या हैव, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट जो भी हो, ये पैटर्न बनता है, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं, एक नॉन वर्बियल सेंटेंस मिलते हैं। और अब आइए हम लोग वर्बियल सेंटेंस का डिस्कशन करते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, दो प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे। एक नॉन वर्बियल सेंटेंस जिसमें वर्ब नहीं होता है, वर्ब एब्सेंट होता है, और दूसरा वर्बियल सेंटेंसेस जिसमें वर्ब होते हैं, जिसमें इस वाक्य से आपको किसी क्रिया के होने का बोध होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया वर्बियल सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट का है या राम पढ़ता है, ठीक है। तो देखो हिंदी वाले वाक्य के अंत में ता और है तो यही इसका पहचान है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ठीक है। तो इसमें देखिए ता है, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए बहुत केयरफुल होना चाहिए, बहुत सावधानी बरतना चाहिए। और एक ही यह सभी बच्चों को प्रॉब्लम करता है, कंफ्यूजन यहाँ ज्यादा होता है और लड़के गलती करते हैं, ठीक है। क्या गलती करते हैं? देखें, राम पढ़ता है, ठीक है, तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। और राम कैसा सब्जेक्ट है? तो एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है राम, ठीक है ना। तो जब वर्बियल सेंटेंस आपके सामने आए तो उसके वर्ब में सिंपल प्रेजेंट टेंस के जब वर्बियल सेंटेंस आपके सामने में आए तो उसके वर्ब में हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए रीड मीन्स पढ़ना। तो देखिए ये रीड हो गया, बट सी द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं और ये आपका हो गया राम रीड्स, ठीक है। बच्चे गलती कहां करते हैं? यहां इसको इस प्रकार बना देते हैं, राम इज रीड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये नॉन वर्बियल सेंटेंस नहीं है, ये वर्बियल सेंटेंस है, क्योंकि पढ़ना एक काम है, ठीक है। इस सेंटेंस से किसी काम के होने का बोध होता है, ठीक है। इसलिए राम रीड्स, राम चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके वर्ब में सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए एस या ईएस वर्ब में लगाएंगे। अब देखो ये एग्जांपल नंबर 2 है, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है।
तो इस सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो इसमें क्या दिखता है, किसी काम के होने का बोध हो रहा है, ठीक है। वो काम क्या है, पढ़ना, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बनाने के समय केयरफुल रहेंगे। कैसे बनाएंगे, तो हम लोग का इंग्लिश हो गया बी, ठीक है, और पढ़ना का होता है रीड, ठीक है। तो वी रीड इसका ट्रांसलेशन हो गया, हम लोग पढ़ते हैं का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया वी रीड। अब देखो यहां पर क्या है कि हम लोग, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल भाव कैसे बनता है कि उसमें एस या एस कुछ नहीं लगता है, ठीक है। वो सिंपल अपने प्रथम रूप में होता है, ठीक है, इसलिए वी रीड। तो यहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं और वो गलत करते हैं, ठीक है। गलत नहीं करना है। क्या, किस बात से गलत नहीं होगा, किस चीज को ध्यान में रखेंगे कि गलती नहीं होगा, तो ये है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके वर्ब में एस या एस लगाएंगे, और जब प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे तो उसके वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। बस यही दो बात आपको ध्यान रखना है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के दोनों प्रकार के वाक्य बड़े आराम से बनाएंगे, विदाउट कंफ्यूजन, कहीं गलती नहीं होगी। अब देखिए 3 नंबर एग्जांपल्स है आपका, वह स्कूल जाता है। अब देखो वह जो है स्कूल जाता है, ये जाता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो लास्ट में ता और है लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और ये वर्बियल वाक्य है। क्योंकि जाता एक वर्ब है, जाता एक वर्ब है, ठीक है। इसे इस वाक्य में वर्ब है, वर्ब प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब वर्ब प्रेजेंट है तो हम सावधानी बरत करके इसका सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे। अब देखो वहां का इंग्लिश क्या होता है, ही, ठीक है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब तुरंत आता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब में, वर्ब क्या है, जाना, जाना का अंग्रेजी होता है गो। अब देखिए सब्जेक्ट देख लो सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो उसके वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके वर्ब में एस या एस लगा करके हम सिंगुलर वर्ब को बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लग जाएगा, जी ओ एस, गोज, ही गोज। आप ऑब्जेक्ट डाल दो टू स्कूल, ठीक है, ही गोज टू स्कूल। तो इसमें काफी क्लियर फंडा, और क्लियर फंडा क्या है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट मिले सिंपल प्रेजेंट टेंस में और वो सेंटेंस वर्बियल हो, उसमें अगर वर्ब हो तो वर्ब पे एस या एस तभी लगाएंगे जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। देखें यहां कि वर्बियल सेंटेंस जो होंगे उसका जो पैटर्न इस प्रकार बन के आता है, ठीक है, कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आए तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब विथ एस या एस, वर्ब के साथ एस या एस लगाओ, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट दो और जो कुछ भी है, ठीक है। और जब वर्बियल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो उसके वर्ब में विदाउट एस या एस, उसके वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, वो एकदम प्रथम रूप में रहेगा वर्ब, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो किड्स आप लोग इस प्रकार का मिस्टेक कभी नहीं करें कि जैसे अगर मैं या कोई आपसे पूछ देता है कि भाई ट्रांसलेट करो वह जाता है, ठीक है, तो आप ऐसा कह दें ही इज गो, ठीक है, ये गलत हो गया, ही इज गो गलत है, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या काम है कि आप सेंटेंस की पहचान करिए, सिंपल प्रेजेंट का है कि नहीं है। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो उसको कैटेगरी में बांटिए, दो कैटेगरी हमने बनाया, एक वर्बियल और दूसरा नॉन वर्बियल। अगर वर्बियल हो तो सिंगल सब्जेक्ट अगर देखो तो उसके वर्ब में एस या एस लगा दो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट देखो तो उसके वर्ब में एस या एस नहीं लगाओ, ठीक है। अगर नॉन वर्बियल सेंटेंस देखो तो वहां पर सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम, इज, आर, हैज, हैव इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है।
देखो बच्चों, स्टूडेंट्स, मेरा अगला वीडियो इसके बाद फिर बनेगा प्रेजेंट टेंस के। जैसे कि हमने बताया 4 काइंड हैं और 4 काइंड में हमने पहला काइंड आपको बताया है, ठीक है। अगले वीडियो में हम दूसरा काइंड की चर्चा करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।